नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी हीराबा का निधन हो गया। पीएम मोदी ने स्वयं ही ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। आज जिस बात ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा वह पीएम मोदी का देश को परिवार से ऊपर रखना था। उन्होंने एक बेटे का फर्ज निभाने के तुरंत बाद सरकारी कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर प्रधानमंत्री का अपना दायित्व भी निभाया। इसी तरह हीराबा के अंतिम संस्कार को बेहद सादगी और बिना किसी सरकारी तामझाम के नितांत निजी माहौल में करना भी आज चर्चा का विषय रहा। सुबह 6 बजे पीएम मोदी की मां के निधन की खबर आई, जो उन्होंने खुद ट्वीट करके देशवासियों को दी। इसके बाद सुबह 9:30 बजे एक सामान्य नागरिक की तरह उनका अंतिम संस्कार किया गया। अहमदाबाद में कहीं भी ट्रैफिक जाम नहीं हुआ। किसी भी प्रशंसक ने किसी तरह की नारेबाजी नहीं की। समाधि के लिए वहां पर कोई जमीन नहीं ली गई। जो अंतिम संस्कार था उसके लिए कोई वीआईपी द्वारा नहीं किया गया। मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को वहां न जाने को कहा गया और सभी मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने अपने निर्धारित कार्यक्रमों के हिसाब से ही कार्यक्रम किए। खुद प्रधानमंत्री घंटे भर बाद ही अपने काम में जुट गए। तो ये इस तरह से एक मिसाल जो है वो कायम की है आज पीएम मोदी ने। और आज माता की अंत्येष्टि के तुरंत बाद नरेंद्र मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए तमाम सरकारी कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है जब पीएम मोदी ने निजी दुख और सार्वजनिक दायित्व में अंतर किया है। 1989 की बात अगर करें तब अपने पिताजी दामोदर दास मूलचंद मोदी की मृत्यु के समय भी उन्होंने ऐसा ही किया था। तब अहमदाबाद में पार्टी की एक बैठक चल रही थी और उसमें उन्होंने हिस्सा लिया था। वडनगर में पिता का अंतिम संस्कार करके वो बैठक में हिस्सा लेने के लिए अहमदाबाद पहुंच गए थे। जब उनसे पूछा गया कि आपके तो पिता का देहांत हुआ है, तो उन्होंने कहा कि पार्टी की जिम्मेदारी को भी पूरा करना था और इसीलिए पार्टी का दिया हुआ काम भी करना था, इसीलिए मैं बैठक में आया हूं। तो ये दो घटनाएं बताती है कि किस तरह से उन्होंने अपने निजी दुख को, जो अपनी जिम्मेदारियां हैं उनसे जिम्मेदारी को ज्यादा महत्व दिया है। तो ये एक तरह से मिसाल भी आज पीएम मोदी ने कायम की है अपने इस जिस तरह से उन्होंने आज कार्यक्रमों में, सरकारी कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है। उसके बाद यह स्पष्ट हो गया कि किस तरह से जो जिम्मेदारियां हैं उनका तो निर्वहन उन्होंने किया है। साथ ही साथ सारे मंत्रियों को भी कह दिया गया, मुख्यमंत्रियों को कह दिया गया कि उन्हें अपना कोई भी कार्यक्रम रद्द नहीं करना है और वहां उन्हें आना है, नहीं आना है और अपने अपने कार्यक्रमों में ही हिस्सा लेना है। और मां का गुजर जाना प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक बड़ी निजी क्षति है, लेकिन अंतिम संस्कार के तुरंत बाद ही वो काम पर लौट आए हैं। उन्हें रेलवे से जुड़े कार्यक्रम और गंगा परिषद की बैठक में हिस्सा लेने के लिए कोलकाता जाना था और उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इनमें हिस्सा भी लिया। किसी भी कार्यक्रम को ना तो रद्द किया गया और ना ही समय बदला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मां हीराबा को दी अंतिम विदाई। शुक्रवार सुबह अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। परिवार तब उपस्थित था। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उद्योगपति गौतम अडानी सहित कुछ जानी मानी हस्तियां भी। प्रधानमंत्री ने सुबह ट्वीट कर अपनी मां को श्रद्धांजलि दी, याद किया, एक सदी तक चलती रही मां। हीराबा महसाणा के विसान सागर में पैदा हुई थीं। दामोदर दास मोदी से उनका विवाह हुआ। एक बेटी हुई, 5 बेटे। 6 बच्चों में प्रधानमंत्री तीसरे नंबर पर है। मां से उनका बहुत गहरा रिश्ता रहा। वे हर जन्मदिन पर मां के पास जाकर उनसे आशीर्वाद लेते। इस साल अपनी मां के 99 साल पूरे करने पर प्रधानमंत्री ने अपने ब्लॉग में लिखा था कि कितना मुश्किल उनकी मां का बचपन रहा था। बहुत कठिन था मां का जीवन। प्रधानमंत्री बनने के 1 साल बाद कैलिफोर्निया के फेसबुक हेडक्वार्टर में अपनी मां के बारे में बात करते हुए प्रधानमंत्री की आंख में आंसू आ गए। मजदूरी कर रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने अक्सर अपने जीवन मूल्यों के लिए अपनी मां को श्रेय दिया है, चाहे वो गरीबों की सेवा हो या भ्रष्टाचार का विरोध हो। नवंबर 2016 में यह वीडियो सामने आया। नोटबंदी के बाद 95 साल की हीराबा गुजरात के गांधीनगर के एक बैंक के बाहर व्हीलचेयर से आईं। उन्हें 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बदलवाने थे। वो लंबी कतार में अपनी बारी का इंतजार करती रहीं।
प्रधानमंत्री की मां के देहावसान पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्रद्धांजलि दी। दूसरे दलों के नेताओं ने भी। विदेशों से भी श्रद्धांजलि संदेश आए, लेकिन प्रधानमंत्री की इच्छा के मुताबिक कोई सरकारी कार्यक्रम रद्द नहीं किया गया। खुद प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बंगाल में कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाई। अमित शाह और राजनाथ सिंह ने भी अपने कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। 1923 में जन्मी हीराबा ने भारत में अंग्रेजों को राज करने से लेकर अपने बेटे को देश का प्रधानमंत्री बनते हुए देखा है। गरीब तबके से आने के बावजूद संघर्ष कर उन्होंने अपने बच्चों को हौसला दिया, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री हमेशा करते हुए नजर आते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जब भी गुजरात आते थे अपने मां के लिए समय निकालते थे, लेकिन इस बार वो गुजरात उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए आए थे और शायद ये कमी उन्हें हमेशा खलेगी। गांधीनगर से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित पशरा, एनडीटीवी इंडिया। और जैसा कि हम बता रहे हैं कि पीएम मोदी को इन कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए कोलकाता जाना था, लेकिन मां के अंतिम संस्कार के चलते वहां वो नहीं जा पाए। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हिस्सा लिया, लेकिन इसी बात के लिए उन्होंने पश्चिम बंगाल की जनता से माफी भी मांगी। आज मुझे आप सबके बीच रूबरू आना था, लेकिन मेरे निजी कारणों के कारण मैं आप सबके बीच नहीं आ पाया हूं। इसके लिए मैं आपकी बंगाल की क्षमा चाहता हूं। और हावड़ा स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान राजनीतिक ड्रामा भी देखने को मिला। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जब कार्यक्रम स्थल पर पहुंची तो वहां मौजूद भीड़ ने जय श्री राम के नारे लगाए। इस पर ममता बनर्जी भड़क उठी। उन्होंने मंच पर जाने से इनकार कर दिया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और राज्यपाल सीवी आनंदा बोस ने उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी और मंच के बजाय सामने अधिकारियों के साथ बैठ गई। वहीं से ममता ने अपना संबोधन दिया और प्रधानमंत्री मोदी की मां को अपनी मां बताते हुए श्रद्धांजलि भी दी। Sir, I convey my gratitude to you because you are supposed to come to West Bengal today. But because of the sad demise of your mother, you could not reach, but heartily you have reached to us through your virtual program. On behalf of West Bengal people, I thank you so much. You have taken trouble to come over here today. And thank you so much for giving me this opportunity. Thanks a lot. Please take some rest. And I do not know how to give my condolences message to your family members and the others, because mother is no substitute to any other. Your mother means our mother also. तो यानी आज कोलकाता में भी काफी घटनाक्रम चलता रहा और इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता कोलकाता से जुड़ रहे हैं। सौरभ, एक तरफ पीएम मोदी की माफी कि वो खुद वहां इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए नहीं जा पाए, दूसरी तरफ ममता बनर्जी का संवेदना प्रकट करना और ये कहना कि आपकी मां हमारी मां जैसी है, इस सबको किस तरह से लिया जा रहा है वहां पर पश्चिम बंगाल में? देखिए, राजनीतिक तौर पे जो होने वाला था वो हुआ, लेकिन ममता बनर्जी का जो प्रधानमंत्री मोदी के तरफ जो उनका जो वक्तव्य था, जो मैसेज था उनके लिए, वो काफ़ी हार्टफेल्ट मैसेज जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं वो थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप एक निजी जो दुख है उससे गुजर रहे हैं, अपने माँ को खोए हैं, लेकिन उसके बावजूद आपने यहाँ पे आए हैं, पश्चिम बंगाल को समय दिए हैं, अपने जो कार्यक्रम है उसे कैंसिल नहीं होने दिए। तो इसके लिए मैं पूरा पश्चिम बंगाल की तरफ से आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ। लेकिन उसके पहले जो हुआ जरूर उसमें राजनीति था। कुछ बीजेपी के समर्थक जो दूसरी प्लेटफॉर्म पे बैठे थे, जैसे ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आए वो जय श्री राम के नारे लगाने लगे। तब उनको जो रेल मंत्री है अश्विनी वैष्णव जी और जो वहाँ के बीजेपी के दूसरे मंत्री है सुभाष सरकार जी, उनको कहा कि आप यहाँ पे नारेबाजी ना करिए, ये सरकारी प्रोग्राम है, पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है। और उसके बावजूद भी वो नारेबाजी चलता रहा। तब ममता बनर्जी वहाँ पे बैठ गए। सूत्र बताते हैं कि वो वहाँ से
नहीं गए क्योंकि प्रधानमंत्री खुद जुड़ रहे थे उनके इस निजी दुखद घटना के बाद, तो फिर भी वो वहां पे आ रहे थे। तो ममता बनर्जी वहां पे रहे, प्रधानमंत्री को जो उनका कहना था उनके माता के निधन के बारे में वो उन्होंने कहा, और फिर वो उधर ही बैठे रहे और वो नीचे से ही जो अपना भाषण था वो उन्होंने दिया। और प्रधानमंत्री के लिए उन्होंने जरूर ये कहा कि हमें पता नहीं हम कैसे आपको बताएं कि आपको कंडोलेंसेस कैसे दे, क्योंकि आप तो इतने बड़े पर्सनल ट्रेजेडी के बाद, अपने मम्मी को खोने के बाद भी आप यहाँ पे समय बनाकर आए हैं, तो आप हमारे दिल में जरूर पहुंचे हैं। और ये सारे चीज एक तरह एक राजनीति नारेबाजी को लेकर और दूसरी तरफ एक पर्सनल जो कर्टसी होते हैं नेताओं के बीच में, वो भी दिखाई दिया इस कार्यक्रम में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए। और हॉट टॉपिक में वक्त है एक ब्रेक का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक विधानसभा और 2024 में होने वाले लोकसभा का चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया है। बीजेपी दोनों ही चुनावों में राम मंदिर के नाम पर वोट मांगेगी। मंडिया ओल्ड मैसूर रीजन में आता है, यानी वोकालिंगा यानी देवेगौड़ा का गढ़ है। इस क्षेत्र की 55 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों की नजरें हैं, क्योंकि बीजेपी का परंपरागत वोट बैंक इस बार कमजोर दिख रहा है। मद्दूर के पास अमित शाह और जेडीएस सुप्रीमो देवेगौड़ा एक ही मंच पर दिखे, लेकिन कुछ ही देर बाद तकरीबन 20 किलोमीटर दूर मंड्या में अमित शाह ने जेडीएस और कांग्रेस को भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद फैलाने वाली पार्टी कह दिया। उनका पूरा फोकस अगले साल अप्रैल मई में होने वाले विधानसभा चुनावों पर नजर आया और उन्होंने एजेंडा साफ कर दिया कि राम मंदिर ही विधानसभा और लोकसभा चुनावों में बीजेपी का मुद्दा होगा। राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? बाबर के जमाने से ये राम मंदिर बनता नहीं था, कांग्रेस उसको कोर्ट में अटका कर पड़ी थी। मोदी जी ने 2019 में राम जन्मभूमि का शिलान्यास किया और युवाओं, मैं आपको बताने आया हूं, 1 जनवरी 2024 का रिजर्वेशन अयोध्या का करा लीजिए। अयोध्या में भव्य राम मंदिर वहां पर बनकर तैयार हो जाए। 2018 में भी अमित शाह ने मंड्या से ही चुनाव अभियान शुरू किया था। इस बार बीजेपी का फोकस वोकलिगा बाहुल्य ओल्ड मैसूर क्षेत्र के 8 जिलों पर है, क्योंकि लिंगायतों में गुटबाजी की वजह से बीजेपी की उन पर पकड़ कमजोर हुई है। साथ में जनार्दन रेड्डी ने भी बगावत कर दी। कल्याण कर्नाटक के आधे दर्जन जिलों पर रेड्डी की पकड़ है। भले ही उनकी पार्टी न जीते, लेकिन वो बीजेपी का ही वोट काटेंगे। ऐसे में ओल्ड मैसूर क्षेत्र में बीजेपी सेंधमारी की कोशिश कर रही है। आप सभी को हाथ जोड़कर एक विनती करने आया हूं कि इस बार मांड्या मैसूर क्षेत्र की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी को देकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाइए। सिर्फ अमित शाह ही नहीं, बल्कि राहुल गांधी की नजर भी इस क्षेत्र पर है। उनकी भारत जोड़ो यात्रा का 50% से ज्यादा हिस्सा इसी मैसूर मंडिया क्षेत्र से होकर गुजरा। हालांकि सीटों के मामले में इस इलाके की 55 सीटों में कांग्रेस कुछ ही सीटों से जेडीएस से पिछड़ती है, लेकिन कुमारस्वामी अपने इलाके में सेंधमारी की कोशिश को गंभीरता से लेते नहीं दिख रहे हैं। उनको रैली करने दो, वो भी पार्टी के नेता हैं। उसमें क्या परेशानी है? लोटस मुरझा रहा है, अब वो कैसे खिलेगा? कमल के मुरझाने का समय आ गया है। प्रकृति का नियम है कि जो खिलता है वो मुरझाता भी है। कमल का भी वही हाल है, मुरझाने का टाइम नजदीक आ गया है। मुद्रोडोगे काल प्रारंभ प्रतियೊಂದಕ್ಕೂ
ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿಯಮ. जेडीएस का जनाधार इसी ओल्ड मैसूर रीजन में है। जेडीएस को लगता है कि 30 से 35 सीटें अगर वो जीतती है तो त्रिशंकु विधानसभा होने की सूरत में बगैर उसके समर्थन के अगली सरकार का गठन यहां नहीं हो सकता। ऐसे में ओल्ड मैसूर रीजन में इस बार कांटे की टक्कर होने जा रही है, क्योंकि तीनों ही पार्टियां जोर आजमाइश में जुट गई। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। तो हॉट टॉपिक में इतना ही। नमस्कार।